अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसल। आज हम करेंगे 12th क्लास का पहला चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका पहला टॉपिक कूलम्स लॉ। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। बच्चों, इस चैनल पे आपको मिलने वाली है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BA BSc MSc तक की सारी वीडियोस जिनका आपको इंतज़ार है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का जिक्र 10th ग्रेड में भी हो चुका है, वहाँ भी हमने ये टॉपिक डिटेल से पढ़ा हुआ है। कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ने से पहले हम नज़र डाल लेते हैं इस चैप्टर के नाम पे। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, आइए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो कहते हैं चार्ज को, स्टैटिक्स रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्जेस को रेस्ट हालत में देखते हैं, साकिन हालत में देखते हैं। कैसे देखते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब उनके ऊपर क्या लग रही हो, जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगा रहे हो, तब जो चार्जेस की स्टडी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जब चार्जेस एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं और है भी किस हालत में, वो दोनों तीनों चारों जितने भी हैं रेस्ट की हालत में हैं, तो वो स्टडी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टुगेदर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को इकट्ठे बांध के रखने वाली, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने वाली जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बगैर इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज, दो डिफरेंट चार्जेस, 10 डिफरेंट चार्जेस, 10 सेम चार्जेस, इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हमारा वजूद भी जो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना है, बाइंड किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो किस फोर्स से मिलके जुड़े हुए हैं, किस फोर्स ने उन्हें बांध के रखा हुआ है, टाई किया हुआ है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों, चार्जेस कितनी तरह के हैं? चार्जेस हम जानते हैं दो ही टाइप हैं चार्जेस की, पॉजिटिव या नेगेटिव। चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज या तो नेगेटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे है ज़्यादातर हम देखते हैं और नेगेटिव चार्ज किस पे है? प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्जेस कहा जाता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह अब बात करते हैं कूलम्स लॉ की। बच्चों, कूलम्स लॉ क्या है? चार्ल्स कूलम एक साइंसदान था जिसने सबसे पहले ये बताया कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की वैल्यू कितनी है। ये तो पहले ही पता था कि पॉजिटिव पॉजिटिव पे, नेगेटिव नेगेटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन उन फोर्सेस की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितनी है, क्वांटिटी कितनी है वो फोर्स की, वो सबसे पहले किसने मैयर की? वो साइंसदान था चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम कहाँ का रहने वाला था? वो था फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। फ्रांस की मिलिट्री के अंदर इंजीनियर था, इंजीनियर के शोबे में, इंजीनियरिंग के शोबे में काम कर रहा था। और उसने 1876 के अंदर फर्स्ट टाइम उसने बताया कैलकुलेट करके कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है, फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके किसने दी? वो था चार्ल्स कूलम। अब बात करते हैं इसका जो लॉ है वो है क्या। बच्चों, अब डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट। कूलम्स का कहना है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स। पहले समझ लीजिए पॉइंट चार्जेस क्या हैं। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिनकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मालूम करनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम 10th में भी जान चुके हैं और डिटेल कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में मौजूद है, इसमें आपको डिटेल से अच्छे से समझ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके दरमियान फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट, दोनों के चार्जेस की कीमत का प्रोडक्ट
2 कूलम ज़रब 2 कूलम, 4 कूलम ज़रब 6 कूलम, जो भी उनकी चार्जेस की कीमत है उनकी मैग्नीट्यूड्स को ज़रब करें तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और वही जो फोर्स है वो उनके दरमियान मौजूद फासले के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने इस जो स्टेटमेंट है वहाँ से 2 मैथमेटिकल रिलेशन बना लिए। ये वाला हिस्सा जिसमें उसने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों रिलेशंस को जब इकट्ठा किया, इकट्ठा करने पे फोर्स एक टाइम आ गया Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर बन गया। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करें तो यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, वो यहाँ पे है K। तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। एक आप जानते हो न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर भी एक कांस्टेंट आया था K। दिस इज समवट डिफरेंट फ्रॉम दैट कांस्टेंट, ये उस कांस्टेंट से डिफरेंट है। यहाँ इसकी डिटेल डिस्कशन होगी K के ऊपर। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो 2 चार्जेस के दरमियान मौजूद है। आइए फिगर से देखते हैं कैसे ये फोर्स मौजूद होती है। फर्ज कीजिए हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, पॉजिटिव पॉजिटिव। हम जानते हैं कि 2 सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा। इसका मतलब ये चार्ज इसे इस तरफ धकेलेगा और ये चार्ज इसे इस तरफ धकेलेगा। अब देखिए ज़रा, इस चार्ज की जो इस पे फोर्स होगी, इस पे फोर्स होगी, इसका नाम है 2। लगा कौन रहा है, 1, उस फोर्स का नाम होगा 2-1। 2 पे कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो फोर्स का नाम होगा F21, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड पे लग रही है। अब जब इस पे फोर्स लग रही है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये फोर्स इस पे नहीं लगाएगा, लगाएगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इस पे फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, 1 पे, कौन लगाएगा 2, तो फोर्स का नाम होगा F12। और वो किस तरफ होगी, ये किस तरफ चार्ज जाएगा, लेफ्ट साइड पे, ये चार्ज किस तरफ जाएगा, राइट साइड पे। ये आपके पास डायग्राम से नजर आ रहा है। इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, R। इसी तरह से अगर चार्जेस क्या होते हैं डिफरेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब फोर्सेस का रुख कैसा होना था। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम जानते हैं कि डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जरा देखिए, एक लाइन से दोनों चार्जेस जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव खींचेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव खींचेगा। इसका मतलब 1 को 2 खींच रहा है और 2 को 1 खींच रहा है। देखिए, जो 1 पे 2 फोर्स लगाएगा उसका नाम क्या होगा, F12, जो इस तरफ है। 2 पे 1 फोर्स लगाएगा, 2 पे 1 फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए, और फोर्स क्या होगी, F21। ये आपके पास फोर्सेस आ गई जब चार्जेस डिफरेंट हैं, ये आपके पास फोर्सेस आ गई जब चार्जेस सेम हैं। ये फोर्सेस हैं 2 चार्जेस के दरमियान। ज़्यादा चार्जेस के दरमियान भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्सेस की। ये कौन सी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा नाम कूलम्स फोर्स भी है, कूलम्स फोर्स भी से कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। सो ये आपके पास आ गई कूलम्स फोर्स, जिसकी कीमत अगर हम देखें तो वो किसके बराबर है, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड, वैल्यू ऑफ कूलम्स फोर्स, वैल्यू ऑफ कूलम्स फोर्स आगे जाके हम देखेंगे, ये कैलकुलेट भी की होगी। अच्छा बच्चों, अब जरा गौर करिए, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, तीसरी इक्वेशन के अंदर ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। F यहाँ पे क्या, लेफ्ट साइड पे F इज अ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के दरमियान ये फोर्स है। यहाँ पे Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज, पहला चार्ज है, पहला पॉइंट चार्ज है। Q2 क्या है, सेकंड पॉइंट चार्ज, सेकंड पॉइंट चार्ज। R क्या है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, R क्या है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। एंड K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के बाद कांस्टेंट आया था। इक्वेशंस के अंदर जहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आए वो ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट आता है। ये हमारे पास आ गई, इसकी जो हम डिटेल देख रहे हैं मैथमेटिकल रिलेशन की, आगे चल रही है। आप ज़रा देखिए, ये जो हमारे पास K है, इसे मज़ीद डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। Q1 से फेमिलियर है हम, चार्ज पहला, Q2 दूसरा पॉइंट चार्ज, R दोनों के दरमियान फासला, F न्यूटन की कूलम्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। लेकिन K से हम फेमिलियर नहीं है, K पे और डिस्कशन होनी चाहिए। तो देखते हैं
के किस चीज़ पे डिपेंड करता है? यहाँ मौजूद इक्वेशन में मौजूद के जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? याद रहे बच्चों, के की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो दो चीज़ें क्या हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, नेचर ऑफ मीडियम। Q1 और Q2 के दरमियान आप जानते हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है खाली जगह है, ये खाली जगह कोई मीडियम है, हवा है, सॉलिड है, लिक्विड है, इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है, क्या है, मिरर है, कोई गत्ता है, कोई और चीज़ है, क्या है इन दोनों के दरमियान मीडियम। के की कीमत उस पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कर रहे हो, एसआई के अंदर कर रहे हो या जो ओल्ड वंस थे उनके अंदर कर रहे हो, जिनके ऊपर डिटेल लेक्चर मेरे 9th क्लास के मौजूद हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो के की कीमत इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दो चार्जेस के दरमियान मौजूद मीडियम कौन सा है, हवा है, सॉलिड है, लिक्विड भी है तो कौन सा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैलकुलेशन करते हुए आप सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हो, एसआई सिस्टम यूज़ कर रहे हो या ओल्ड वन सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अब ज़रा देखिए के का जो रिलेशन हमारे पास है, के की जो वैल्यू है, व्हेन मीडियम इज फ्री स्पेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम नेचर ऑफ मीडियम, दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है, अगर मैं क्या लूँ, वो फ्री स्पेस लूँ। फ्री स्पेस कहते हैं बच्चों वैक्यूम को। वैक्यूम क्या, अगर मेरे और आपके दरमियान हवा मौजूद नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ फ्री स्पेस, इसे फ्री स्पेस कहेंगे, इसे वैक्यूम कहेंगे। अगर मीडियम क्या हो, चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस या वैक्यूम हो और यूनिट्स का जो सिस्टम है वो SI हो, तो के का जो आंसर है, के की जो रिलेशन है, के का जो रिलेशन बनेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कांस्टेंट, पाई की कीमत से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, 3.1422/7 मैथ्स में भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमारे लिए न्यू है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट का लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि हमने दोनों चार्जेस के दरमियान क्या चूज़ किया था, मीडियम चूज़ किया था, फ्री स्पेस। दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, खला है, कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है। आप बताइए कि जो इनको परमिशन होगी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की, ये इस पे कितनी फोर्स लगा सकता है, ये इस पे कितनी फोर्स लगा सकता है, परमिशन कितनी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट। इसकी मिसाल इस तरह से, जब बच्चों एक रूट पे आप देखते हैं गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है जी, लाहौर से गुजरांवाला चलती है फ़र्ज कर लीजिए। अब उसके पास रूट परमिट है, वो परमिशन, उस लेटर उसके पास मौजूद है कि उस रूट पे गाड़ी चला सकता है, और कोई गाड़ी उस रूट पे नहीं आ सकती। अगर वो पर रूट परमिट के अलावा आएगी तो उस पर चलान होगा, उस पर वो अड्डा जो है वो केस कर सकता है। इसी तरह से चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की कितनी परमिशन है फ्री स्पेस के अंदर, वो हमें बताएगा एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की कीमत जो कैलकुलेट की गई है फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, वो है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू है किसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, कि दो चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की कितनी परमिशन है, ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बता रहा है। अगर ये मैं वैल्यू यहाँ ला के पुट कर दूँ, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दूँ, 4 ऑलरेडी है, पुट करने पे के का जो आंसर आएगा, जो यहाँ पे आ रहा था, के का आंसर आएगा 9 × 10⁹ पर न्यूटन। ये देखिए सारे यूनिट्स उलट जाएंगे क्योंकि इसने डिनोमिनेटर में आना है, सारे यूनिट उलट जाएंगे तो क्या बनेगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगर बुक पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखा है तो वो गलत है, उसे सही कर लीजिए। के का जो यूनिट आएगा एप्सिलॉन नॉट का, यही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब ये वैल्यू मैं यहाँ दर्ज करता हूँ इस जगह पे, तो यूनिट सारे, इसका कोई यूनिट नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं, सिर्फ इसका यूनिट है यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये है के, जिसे हमने क्या कहा था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये किस पे डिपेंड कर रहा था, दो चीज़ों पे, नेचर ऑफ मीडियम पे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। और फिर इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर आ गया था, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये सारे फैक्टर्स दर्ज किए, यहाँ पे हम आगे। अब बच्चों देखिए के का जो रिलेशन है ये हमारे पास आ चुका है, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन आ चुका है। अगर मैं ये के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से लेके कहाँ जाके दर्ज कर दूँ, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। ये मेरा आंसर आ गया कूलम्स फोर्स का, दो चार्जेस
पॉजिटिव पॉजिटिव हों, नेगेटिव नेगेटिव हों, या पॉजिटिव नेगेटिव हों, सिमिलर हों या डिफरेंट हों, एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। वैक्यूम के अंदर मेरे पास ये फोर्स आ गई। अब हम जानते हैं बच्चों ये मैग्नीट्यूड है, कीमत है, वेक्टर नहीं अभी निकाला हमने, फोर्स का वेक्टर नहीं फाइंड किया, अभी हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड की है। अब हम इससे फेमिलियर हैं बच्चों किस चीज़ से कि फोर्स जो कूलम्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो म्यूचुअल फोर्स है, एक चार्ज दूसरे पे तो दूसरा पहले पे लगाता है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक्शन के बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ क्या लगता है, रिएक्शन लगता है। इसी तरह से अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, कितनी, जितनी फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स इसके ऊपर ये लगाएगा, कीमत में मसावी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। इसी तरह से कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे के ऊपर लगाने वाली फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि F12 जो 1 पे 2 लगा रहा है, 2 जो 1 पे लगाता है F12 1 पे जो 2 लगाए और 2 पे जो 1 लगाए 2 1, ये आपस में बराबर हैं, लेकिन साइन साथ में क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव साइन आना क्या साबित करता है कि दोनों की कीमतें तो मसावी हैं लेकिन सिमतें क्या हैं, डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट। एक लेफ्ट वर्ड है तो दूसरा राइट वर्ड है, और डायरेक्शन अपोजिट को किस साइन से शो करवाया जाता है, नेगेटिव के साथ। और ये ऊपर आगे वेक्टर्स, इन दोनों की डायरेक्शन जब आ गई तो फोर्स वेक्टर है। ये आपके सामने डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। इस वाले में देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, फोर्सेस की कीमतें मसावी लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये आपके पास म्यूचुअल फोर्स का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, यहाँ आ सकता है कि 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन किसके बराबर होता है। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन जो है वो कब आता है, अगर बच्चों फर्स्ट चार्ज 1 कूलम हो, सेकंड चार्ज 1 कूलम हो, दोनों के दरमियान फासला 1 मीटर हो और वैक्यूम फ्री स्पेस हो दोनों चार्जेस के दरमियान, इसकी जगह क्या आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9। ये सारी कीमतें जब इसके अंदर दर्ज करेंगे 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और इसकी जगह 9 × 10 की पावर 9, सारी जब वैल्यूज़ दर्ज करेंगे फोर्स का आंसर आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। इसका मतलब जब चार्ज 1 कूलम हो, पहला भी दूसरा भी, दोनों के दरमियान फासला 1 मीटर हो, तो कितनी फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। और दरमियान में मीडियम क्या हो, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, तो इतनी फोर्स लगती है 9 × 10 की पावर 9। अब बच्चों डिस्कस करते हैं आगे डिटेल से। तो बच्चों हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो फाइंड कर चुके हैं कि Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स जो है ये इस पे और ये इस पे जो फोर्स लगाते हैं उनकी मैग्नीट्यूड कितनी है, और वो हमने फाइंड की तो आंसर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, अब हम जानते हैं फोर्सेस दो हैं, 1 की 2 पे तो 2 की 1 पे, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो दोनों फोर्सेस की तो क्या करूंगा। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर क्लास, उसमें हमने पढ़ा था जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर को डायरेक्शन बताता है, जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड तो 1 होती है लेकिन हर वेक्टर को डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर। इसका मतलब F12 और F21 जो वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन इनकी फाइंड करनी है तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स। तो ज़रा देखिए, फर्स्ट कीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, पता नहीं पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव श्योर नहीं हूँ, बस मैं ये जानता हूँ Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है राइट वर्ड, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है लेफ्ट वर्ड। ठीक है, अब मुझे जानना है F21 फोर्स की डायरेक्शन, F12 फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी है। तो बच्चों वेक्टर जो होता है F21 पहले फाइंड करता हूँ, ये वाला हम जानते हैं कि वेक्टर फाइंड होगा किसी भी चीज़ का जो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीज़ें होती, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फोर्स की मैग्नीट्यूड तो बच्चों हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमें कौन बताएगा, वो बताएगा यूनिट वेक्टर। तो बताओ बच्चों, यहाँ जो फोर्स है 2 पे कौन फोर्स लगाता है 1, तो फोर्स का नाम क्या है F21। तो जो यूनिट वेक्टर होगा जो मुझे इसकी सिमत बताएगा उस यूनिट वेक्टर का नाम R21 और ऊपर क्या होगा हेड।
यूनिट वेक्टर की निशानी है कि उसके ऊपर क्या होता है हेड, और आर क्योंकि इनके दरमियान फासला है और इसकी सिमत बताने वाला जो यूनिट वेक्टर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टार्ट लेना है R21 हेड, F21 फोर्स का यूनिट वेक्टर है। तो क्या मतलब मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और डायरेक्शन की जगह R21 हेड। ये मेरे पास फोर्स आ गई F21 जो 2 पे फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, ये वेक्टर आ गया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पता लग गई और साथ मैग्नीट्यूड पता लग गई और ये वेक्टर बन गया F21 वेक्टर आ गया। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मैंने F21 वेक्टर फाइंड कर लिया। इसी तरह से बच्चों ये 2 ये 1, क्या 2 1 पे फोर्स नहीं लगाएगा, लगाएगा, लेकिन सिमत क्या होगी, लेफ्टवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फासला अभी भी वही है जो इसमें था R था। अब यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्योंकि फोर्स F12 है और फोर्स लग किस पे रही है, 1 पे लगा कौन रहा है 2, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा R12 और इसके ऊपर क्या होगा हेड। तो F12 जो फोर्स है वेक्टर कैसे बनेगी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर और डायरेक्शन की जगह यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12 हेड। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यही हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर। वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये आपके पास सिचुएशन। अब आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। R21 ऊपर की तरफ जा रहा है तो R12 नीचे की तरफ आ रहा है। दोनों की कीमतें तो मुसावी हैं लेकिन डायरेक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि R21 इज इक्वल टू R12, लेकिन साथ में क्या लगाना होगा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। नेगेटिव साइन साथ में आ गया, यूनिट वेक्टर्स बराबर लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ इस सारी रिजल्ट से यूनिट वेक्टर पुट करने के बाद क्या कह सकता हूँ कि F21 फोर्स मुझे तस्वीरों से नजर आ रही है F12 के बराबर है। F21 इज इक्वल टू F12, लेकिन हमें F12 के साथ क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन क्या बताता है कि दोनों फोर्सेस की कीमत तो मसावी है लेकिन सिमत एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये यहाँ भी रिजल्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया था 1 2 इक्वल टू -2 1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हमने इसकी डायरेक्शन देखी तब मेरे पास ये रिजल्ट आया F21 ऊपर की तरफ, F12 ये नीचे की तरफ। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये सारे का सारा रिजल्ट था बच्चों जब दो चार्जेस के दरमियान क्या मौजूद थी, फ्री स्पेस, वैक्यूम था। ये सारी कैलकुलेशन हमने फोर्स की कब की, जब दो चार्जेस के दरमियान पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जब क्या थी, फ्री स्पेस थी। ये तब की कैलकुलेशन है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये करूं कि फ्री स्पेस की बजाय दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दूं, और मीडियम भी कौन सा, डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर, कोई प्लास्टिक कोई रबड़, इंसुलेटर जो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना करने दे, जो रिड्यूस कर दे इफेक्ट को। डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, इंसुलेटर जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, जिसमें से इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। तो मैं क्या करूं, चार्जेस के दरमियान दो चार्जेस लिए Q1 Q2। अब मैं फ्री स्पेस की बजाय इनके दरमियान पहले वैक्यूम था, उसकी बजाय मैंने इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इंसुलेटर रख दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करेगा। जब इंसुलेटर रखा तो डाइलेक्ट्रिक रखने पे जो कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक नया फैक्टर बटे के अंदर आ गया, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और फैक्टर आ गया, दैट इज एप्सिलॉन आर। Q1 Q2 और R के बाकी सारे फैक्टर सेम। ये एप्सिलॉन आर क्या है, ये है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए डिफरेंट है, इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए डिफरेंट है। आप देख सकते हैं बच्चों वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू एयर के लिए 1.00006 है, इसकी वैल्यूज हर मीडियम के लिए, प्लास्टिक के लिए, रबड़ के लिए, हनी के लिए, टॉर के लिए, इन सब के लिए इसकी वैल्यूज डिफरेंट हैं। जब हम दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस की बजाय कोई मीडियम, और मीडियम भी कौन सा, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर बढ़ गया। हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर के अंदर एक फैक्टर बढ़ जाए तो आंसर फोर्स का बजाय बड़ा आने के क्या आना शुरू हो जाएगा, छोटा।
अब मज़ीद इस फैक्टर से डिवाइड होगी सारी वैल्यू तो आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक आने से दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव कब होती है, जब डिफरेंट चार्जेस हों, या रिपल्सिव कब होती है, जब सेम चार्जेस हों, वो रिड्यूस हो जाएगी। और रिड्यूस किस फैक्टर से होगी वो आगे देखते हैं। ये आपके पास है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कीजिए आप इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 9 से डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट साइड से डिवाइड, राइट साइड से, तो एफ वैक्यूम ओवर एफ डाइलेक्ट्रिक किसके बराबर आ जाएगा, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स कट जाएंगे। आप काट सकते हैं, इसको ऊपर रखना है, इस सारे फैक्टर को नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर कट के सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन आर बचेगा। तो एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये एक रेशियो है कि इनके दरमियान जो फोर्स वैक्यूम में है और फोर्स डाइलेक्ट्रिक में है। ये बताती है हमारे पास, क्या बताती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बताता है ये रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताती है कि जब हम इसे किसी फ्री स्पेस की बजाय डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। तो इफेक्ट ऑन कूलम्स फोर्स, इस डाइलेक्ट्रिक के आने से इफेक्ट क्या हुआ, कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो गई। और अगर बच्चों मैं क्या करूं, फ्री स्पेस की बजाय चार्जेस के दरमियान हवा रख दूं, एयर रख दूं, तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.0006 है। उसको पुट करने से आंसर पे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बटे के अंदर 1 आए या 1.0006 आए, एफ डाइलेक्ट्रिक का आंसर भी तब क्या आएगा, सेम जो किसका था, वैक्यूम का। इसका मतलब फ्री फोर्स जब वैक्यूम था तब, और फोर्स जब दो चार्जेस के दरमियान एयर है, ऑलमोस्ट इक्वल आंसर आएंगे। ये था हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ, जिसमें हमने क्या सीखा मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री बताई, जो किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन, चार्जेस की टाइप्स, फिर एग्जांपल्स, फिर मैंने चार्ल्स कूलम की थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया, फिर उसके बाद स्टेटमेंट हमने डिस्कस की चार्जेस के मतलब उसका जो लॉ है, फिर हमने मैथमेटिकल रिलेशन बनाया, फिर हमने डायग्राम से देखा कि दो चार्ज फोर्स किस तरह की होती है, पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, सेम हो या डिफरेंट हो। यहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या हैं, एफ के Q1 Q2 और आर क्या है, फिर के किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, के का रिलेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दर्ज करने पे के का आंसर क्या आता है। अब एफ की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या है, फ्री स्पेस या वैक्यूम क्या है, कि जब दो चार्ज के दरमियान किसी किस्म का मीडियम मौजूद ना हो, खला हो, खाली जगह हो, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। और ये एक म्यूचुअल फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस इसकी और इसकी आपस में बराबर होंगी लेकिन सिमत में मुखालिफ होंगी, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि अगर हम क्या करें, फोर्स मालूम करें और इसके साथ में डायरेक्शन का भी जिक्र करें, तो हमें यूनिट वेक्टर डिस्कस करना पड़ा, लाना पड़ा। उसके लिए 2 1, इसके लिए 1 2, ये आपके पास ये रिजल्ट निकला। फिर लास्ट में हमने देखा फ्री स्पेस की बजाय अगर हम क्या करें, डाइलेक्ट्रिक को दरमियान में रख दें, इंसुलेटर को दरमियान में रख दें दो चार्जेस के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने इसे डिटेल से देखना है, ईच एंड एवरी पॉइंट आपने एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट करना है। जो चीज़ें मैंने लिखी नहीं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।